हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके थ्रू आप खुद से ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इस साल आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और जो मेरे हिसाब से भी ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप में खुद एक मोटिवेशन आएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे खुद से ही कि हाँ आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि कोरोना के चलते और जिस तरह से एग्जाम धीरे धीरे डिले हो रहा है उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स पर नजर डालना काफी जरूरी है। इस वीडियो में मैं उन पॉइंट को आपको बताऊंगा। आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है तक, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। देखो, इन पॉइंट में से जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप लोगों के मन में ये है कि ये एग्जाम कब से होगा, आपका आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी। देखो, सबसे पहले तो जहां तक लगता है चांस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा है एनटीपीसी के पहले होने के और ग्रुप डी के बाद में होने के। अब एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है? देखो, अभी मैंने पिछली जो वीडियो डाली उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बात को नहीं समझा ठीक से और अपनी राय देना चालू कर दिया, जबकि कई लोग ऐसे में जिन्होंने उस बात को समझा भी और उसके बाद अपनी राय भी दी है। देखो, मैं इस वजह से आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता है 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन उसमें साफ दिया हुआ है नोटिस में कि ये जो डेट है टेंटेटिवली है, यानी ये बिल्कुल कंफर्म डेट नहीं है। उनने इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना, उसमें ये नहीं दिया है कहीं भी कि एडमिट कार्ड कितनी तारीख को निकलेंगे। उन्होंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि एग्जाम जिस डेट से होगा उससे ठीक 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अगर ये टेंटेटिवली डेट ना होकर कंफर्म डेट होती तो आपकी एडमिट कार्ड की भी डेट वहां पर कंफर्म दी हुई होती, जैसा कि पिछले साल एनटीपीसी का जब नोटिस आया था उसमें दिया हुआ था। खैर ये बात की बात है, समझना ना समझना आप लोगों के ऊपर है। अगली चीज, देखो मैं खुद भी चाहता हूं कि आपका एग्जाम हो जितनी भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो, चाहे वो जनवरी में हो जाए या फरवरी में हो। वो बाकी रेलवे बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह एग्जाम कराता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी के पहले ही हफ्ते में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यार एक बार, सिर्फ एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अगर 23 दिसंबर को आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम खत्म होगा तो दिसंबर के कितने दिन बचे? 7-8 दिन ये बचे। इसके बाद 7-8 दिन मतलब अगले 10-15 दिन में क्या एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये भी कहते कि जनवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा तो चलो सुनने में लगता भी कि हाँ भाई 1 महीना तक लगभग हो जाएगा, लेकिन 10 या 15 दिन में दूसरा एग्जाम स्टार्ट इतनी आसानी से नहीं होता। अभी तक रेलवे में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है कि आपका एक एग्जाम हुआ हो खत्म और उसके 10-15 दिन बाद ही दूसरा एग्जाम चालू हो गया हो। बात को समझा करो, डायरेक्ट ये मत सोचा करो कि अगले आदमी ने बोल दिया है तो उसने गलत बोल दिया है, ये भी तो सोचा करो कि क्यों बोला है। मैंने इसी चीज के बेस पर कहा था। अब देखो, इसी के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी ठीक नहीं है। मैंने विभाग के थ्रू भी ये चीज पता की हुई है। जो कॉमर्शियल स्टाफ होता है, जो ट्रेन के आवागमन को थोड़े ज्यादा अच्छे से समझता है और जिसके पास शेड्यूल टाइप भी आते रहते हैं, उनमें से खुद मैंने ये पता किया है कि जनवरी तक जितनी भी ट्रेन है सारी की सारी कोविड स्पेशल बन के ही चल रही हैं। और उन ट्रेनों में अभी तक जो अभी नॉर्मल चलती थी ट्रेनें, जैसे कि आपकी पैसेंजर एक्सप्रेस और मेल, वो अभी नहीं चलेंगी, सिर्फ कोविड स्पेशल बन के ही चलेंगी। आप खुद सोचो कि आने जाने का साधन कितना कम है। अब एक चीज आप दिमाग लगाओ, जब एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो कॉमन सी बात है सब लोग को रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप जनरल से कराओ, स्लीपर, किसी से भी कराओ। आपको क्या लगता है कि आप जिस ट्रेन में कराओगे उस ट्रेन में कंफर्म सीट मिलेगी आपको? एक बार में जब करोड़ों लोग एक साथ रिजर्वेशन कराएंगे तो ये चीज को आप दिमाग में रखो। ट्रांसपोर्ट की कमी है बहुत ज्यादा, इसलिए हो सकता है कि पोस्टपोन किया जाए एग्जाम थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट, एग्जाम सेंटर। देखो, अभी तक क्या होता था, एग्जाम सेंटर कहीं भी बुक कर दिए जाते थे, जहां यून सेंटर होगा वहीं एग्जाम करा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको सेंटर वहां दिए जाएंगे जहां पर जो कोविड पॉजिटिव है उनकी संख्या कम है, या फिर ऐसी जगह है जहां पर आपको जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने को मिले। एग्जाम सेंटर पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल थोड़े से कम होंगे। सपोज अगर पिछले साल 100 एग्जाम सेंटर रखे गए पूरे देश में कहने की बात, तो इस बार 100 ना रख के 80 ही रखे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जाम कुछ दिन तक और चलेंगे। अब इसके अलावा जो अगला मेरा पॉइंट वो रहेगा कि आपकी शिफ्ट, और उसमें जो जाएंगे एग्जाम देने वो कैंडिडेट। शिफ्ट ऐसा होगा, कॉमन सी बात है, अगर सेंटर कम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होंगी। खैर वो तो वही होगा कि एक दिन में 3 ही होंगी, लेकिन आपका जो एग्जाम है अभी अगर पिछली बार 1-1.5 महीने में खत्म हो गया था तो इस बार कम से कम 2 महीने लगेंगे उसे खत्म होने में। क्योंकि कॉमन सी बात है, हर शिफ्ट में कम लोगों को बुलाया जाएगा। अगर एक शिफ्ट में 100 लोग बुलाते थे तो सिर्फ 70 या 80 लोग ही एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि सेंटर के बाहर बिल्कुल भीड़ लगा दी जाए। अभी अगर आप लोग CHSL का एग्जाम देने गए और भी एग्जाम हुए तो उसमें आपको पता होगा कि सेंटर पर जितनी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं थी, कई लोग एग्जाम देने ही नहीं आए थे। इसी तरह एनटीपीसी का भी ये थोड़ा बहुत हाल होने वाला है। अब इसके बाद है कि कैंडिडेट्स, देखो
अगर कैंडिडेट कम जाएंगे एग्जाम में तो कॉमन सी बात है आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी, क्योंकि पोस्ट के कंपैरिजन में जब कैंडिडेट की संख्या जो कम हो जाती है तो कॉमन सी बात है कि उसकी कट ऑफ कम ही जाती है। अगर 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है 35,000 एनटीपीसी की पोस्ट पे, और उसमें से सिर्फ 80 लाख या 70 लाख की एग्जाम देने जाएंगे तो कट ऑफ पर इसका बहुत असर पड़ेगा। आपकी जो कट ऑफ पिछले साल गई थी उससे आराम से 3-4 नंबर या हो सकता है कम से कम अगर देखा जाए तो 2-3 नंबर तो कम जाएगी जाएगी। और आप भी जानते हो एग्जाम में तो पॉइंट में भी मार्क्स जो होते हैं उसी की वैल्यू काफी होती है, तो यहाँ पर 1-2 या 3-4 नंबर की कितनी वैल्यू होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा जो लोग कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं, अच्छी तैयारी उन लोगों के लिए। अब इसके बाद कि टोटल कितने कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम में आगे तक सरवाइव कर पाएंगे। देखो आपको पता है कि CBT 1 में कितने क्वालिफाई चाहिए हैं, CBT 2 में कितने चाहिए हैं, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में कितने क्वालिफाई करने हैं। अब अगर 1,26,00,000 में से कहने की बात फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद भी 1 करोड़ के करीब लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से कई लोग एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, तो अगर जितने भी लोग एग्जाम देने जाएंगे वो आपके कंपटीशन को कम कर देंगे। देखो आपके कंपटीशन को प्रेडिक्ट मैं पहले कर चुका हूं, मैंने आपको बताया भी था कि पिछले एनटीपीसी में आपका कंपटीशन जो था वो 700 सीट पर एक बंदे का था और इस बार 350 पर एक है। और आप खुद सोचो अगर कई लोगों के जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं इसके बाद जो लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो इसका कितना सारा असर पड़ेगा, आपका कंपटीशन कितना कम हो जाएगा। आपका कंपटीशन सिर्फ 200-250 मतलब कैंडिडेट्स पर एक पोस्ट का हो जाएगा, और जिस बंदे ने अच्छी तैयारी की होगी उसका गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। सो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कोरोना के चलते कई लोग तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ लोग सेंटर ही नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उन्हें नहीं होगी। सो रेलवे इसी उम्मीद में है कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी की जाए और तुरंत एग्जाम कराया जाए। रेलवे भी यही चाहता है कि एग्जाम जल्दी हो, लेकिन भाई कई अटकलें होती हैं जिनके कारण दिक्कत होती है। खैर समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। इसके बाद वेंडर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर ये एग्जाम TCS कराती है तो आप देख चुके हो कि ग्रुप डी का जो पेपर था वो कैसा आया, सब लोगों ने लगा लिया होगा। इसके अलावा जो 2016-17 में एनटीपीसी प्री मेंस हुआ था वो भी आपने लगा लिया, वो भी TCS ने कराया था। तो आपको एक अंदाजा बैठ गया है कि TCS किस प्रकार से एग्जाम देता है। अगर TCS एग्जाम कराता है तो जिन लोगों ने पहले सेट लगाए हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने अच्छे से देखा है कि TCS किस टाइप के क्वेश्चन देता है। सो उन्हें सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर ये वेंडर किसी और कंपनी को मिलता है तो भाई वो तो सबके लिए नया होगा, तो ऐसी कंडीशन में बेनिफिट उन्हें होगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी। जो मॉडरेट है या फिर जिनकी तैयारी कम है उन लोगों को यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। सो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपनी तैयारी को एक ऐसे लेवल पे लेके जाओ कि कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी पेपर आए, चाहे आपकी शिफ्ट टफ हो या सिंपल हो, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और देखो सबसे आखिर में मैं आप लोगों से पर्सनली खुद अपने एक फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने भी प्रोसीजर फॉलो किया था। देखो कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि CBT 1 जो होता है वो सिंपल होता है और CBT 2 जो होता है वो टफ होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे एनटीपीसी में CBT 1 और CBT 2 दोनों का लेवल सेम रहता है, बस फर्क होता है क्वेश्चंस का। आपके CBT 1 में 100 होते हैं और CBT 2 में 120 होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर प्री एग्जाम पे, मेरे हिसाब से। वो क्यों? अगर आप प्री की तगड़ी तैयारी करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो कॉमन सी बात है, देखो प्री तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जो है वो लास्ट में आपकी जो कट ऑफ बनेगी, मेरिट होती है, उसमें नहीं जुड़ते हैं। वहां पर आपके सिर्फ CBT 2 और इसके अलावा आपके एप्टीट्यूड या फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसी के मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप CBT 1 को अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई करते हो, आपकी तैयारी एक अच्छी फ्लो में आ जाती है, अच्छे लेवल पर होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप CBT 2 को बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी टाइमिंग अच्छी करनी पड़ती है ताकि आप 1.5 घंटे के अंदर अपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। इसके अलावा एक्यूरेसी अच्छी, यानी कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए, कम से कम गलत। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर जब आप बैठते हो एग्जाम सेंटर में तो आसान नहीं होता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कई बार कई लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आप में से आप खुद बताइए, कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, हर क्वेश्चन को कर लेते हो लेकिन टाइम ज्यादा लेते हो। वो लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको आपकी तरह और कितने भी कैंडिडेट हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, आप किस तरह अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो देखो स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही साधन है, शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। बिना प्रैक्टिस सेट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो अभी भी वक्त है, रूटीन में प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, टाइम बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, भाई मैं तो कहूंगा जनवरी फर्स्ट वीक क्या यार, आपका आइसोलेटेड खत्म हो जिस दिन उसके अगले दिन ही स्टार्ट हो जाए, मैं तो यही कहूंगा। देखो मैं बस आप लोगों से शुरुआत से यही कहता आया हूं कि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको सिर्फ उसी पर भरोसा करना है।
सो अभी ऑफिशियल जो आया है उसमें स्पष्ट अच्छे से पढ़ लो एक बार कि जो डेट है वो टेंटेटिवली है, यानी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा रेलवे पूरा यही ट्राई कर रहा है कि दिसंबर 15 से आपका एग्जाम हो जाए आइसोलेटेड कैटेगरी का। और जहां तक मुझे लगता है आपका 99% आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 15 से, क्योंकि उसमें कम लोगों को एग्जाम देना है, ज्यादा लोग नहीं है, आराम से सेंटर बुक करके एग्जाम करा दिए जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम को कराने के बाद रेलवे ये चीज भी चेक करेगा कि क्या वो एनटीपीसी का एग्जाम कराने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें करोड़ों लोग को एक साथ जाना है एग्जाम देने के लिए। तो इस चीज पर भी रेलवे अपनी प्रक्रिया करेगा। अभी तक आप खुद देख लो, अभी तक रेलवे चेयरमैन ने भी जितने भी अपने इंटरव्यू दिए या फिर कहीं भी आपने कहीं सुना हो तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि रेलवे 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट कराएगा और प्रोसेस चालू करेगा। लेकिन अभी तक उन्होंने ये कंफर्म नहीं कहा था कि आइसोलेटेड का पहले एग्जाम होगा या एनटीपीसी का बाद में या ग्रुप डी का बाद में, किसी का नहीं बताया। ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन जो क्वारंटाइन आती है उनके थ्रू ही पता चल रहा है। सो आप खुद समझ सकते हैं कि जब रेलवे खुद ही श्योर नहीं है कि उसे कौन सा एग्जाम पहले कराना है, किस चीज का नोटिफिकेशन पहले देना है, तो हम खुद से श्योर कैसे हो सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमें तैयारी करनी है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, अच्छे से दिमाग में रखें। जो मैंने बताया, सबसे पहले डेट का आप जो भी है जब भी होगा एग्जाम वो अलग चीज है। आपको एग्जाम सेंटर की बात को ध्यान में रखना है कि कम से कम सेंटर होंगे। तो अपने लिए ट्रांसपोर्ट को आपको खुद ही मैनेज करना होगा, सिर्फ ट्रेन के भरोसे मत रहना। कोशिश ये करना बाया 4 व्हीलर जहां भी एग्जाम सेंटर मिलेगा आपको वहां जाना। इसके अलावा आपकी शिफ्ट जो है वो टफ भी हो सिंपल हो, वो बात की बात है, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो शिफ्ट टफ हो या सिंपल हो, आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट भी कम जाएंगे, ये बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, सब लोगों का अच्छा ही एग्जाम जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, उसका भी आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।